अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 4 जून 2026। जब सुबह के खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। वो अमरीकी जो हमेशा से इसराइल के हामी रहे, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे आज के व्लॉग में कि उनकी अक्सरियत इसराइल मुखालिफ हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका में एक बहुत ही मारूफ इंटरनेशनल इदारे ने सर्वे करवाया कितनी परसेंटेज में लोग इसराइल की पॉलिसियों के हामी हैं और कितनी बड़ी तादाद में इसके नकाद हो चुके हैं हालिया 2-4 बरसों के अंदर। ये सबसे बड़ा नुक्ता है आज के व्लॉग का। फिर ट्रंप नामा, ईरान का कारनामा और नेतन्याहू का गंदनामा, इस पर मबनी खुलासा भी बयान करना है आपकी खिदमत में। और आज के व्लॉग के आखिर में एक खबर जो मोहसिन नकवी और सुहेल आफरीदी की मुलाकात से जुड़ी हुई एक सीनियर सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि उसमें कुछ ख़वातीन रहनुमाओं और बुज़ुर्ग रहनुमाओं की जेल से निकाल कर घरों में नज़रबंदी की बात की गई। ये खबर किस हद तक दुरुस्त है, इस पर भी कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले मैं ट्रंप का जिक्र भी करूँगा, जो कल मुखातिब था मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ अपने ऑफिस में बैठ के। तो एक तो उसने कहा कि मैं अमरीकी तारीख़ का सबसे बड़ा इंटेलेक्ट हूँ, सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल शख्स जो है, दानिश्वर शख्स जो है, वो मैं हूँ। खुद अपने आप की वो तारीफ़ कर रहा था। और फिर उसने एक CNN की रिपोर्टर के साथ जो हाल किया, जो गुफ्तगू की, बहुत ही अजब थी। और साथ ईरान जंग कब ख़त्म होगी, मुआहिदा कब होगा, वो बात हुई। फिर मैं ये भी बयान करूँगा ये जो कुवैत के साथ मामला हुआ, वहाँ पे एयरपोर्ट और वहाँ की अमरीकी एयरबेस, इसमें फ़र्क सेंटकॉम क्या कह रहा है और अमेरिका क्या कह रहा है। और फिर अब अब्बास इराक़ी साहब ने रात के बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है लबनान के हवाले से कि अगर इसराइल ने वहाँ हमले ना रोके तो अब हम फुल स्केल जंग की तरफ जा सकते हैं। आइए सबसे पहले ट्रंप नामा देखते हैं कि वहाँ क्या निकला। एक तो वो कहता है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जो हैं ईरान के, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, मुमकिन है इस हफ्ते के आखिर तक मुआहिदा हो जाए। पेशरफ्त हो रही है और एक और डेडलाइन वो दे रहा है कि इस हफ्ते के आखिर में दस्तखत हो सकते हैं। उसने दो बातें अहम की। यूरेनियम हम हासिल करना चाहते हैं, अफजुदा यूरेनियम, ईरान से। कहते हैं दो ही मुल्क हैं पूरी दुनिया में जो ये सलाहियत रखते हैं कि कहीं से यूरेनियम निकाल सकें, एक अमेरिका और एक चीन। हम ये यूरेनियम हासिल करेंगे, इस पर बात हो रही है। MOU दस्तखत होने वाला है, जैसे ही दस्तखत होंगे तो आबने हुर्मस खुल जाएगी। यहाँ एक उसने बड़ी बारीक बात की, जो खदशा भी था, वो ये कि ये जो आबने हुर्मस के खोलने का मामला और लबनान वाला मामला, ये दो मुख्तलिफ तरीकों से मैं डील कर रहा हूँ। गो कि ये दावा करता है कि इसने इसराइल और लबनान के दरमियान सीज फर्क हुआ है, लेकिन वहाँ पे तबाही और बर्बादी जारी है। फिर साथ इसमें इसने इसराइल को भी रगड़ा। नेतन्याहू के साथ जो कॉल हुई, कल शाम के व्लॉग में बता चुका हूँ, इसने कहा हाँ मैंने बुरा भला उससे कहा, और बाद में नेतन्याहू ने क्या कहा उसकी वजाहत में वो अगले मरहले में मैं बयान करूँगा। ये कहता है कि इसराइल जो है ये अमेरिका के बगैर, मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, इन्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ पे बात आ जाती है जो उस CNN की रिपोर्टर की, वो पहले कहानी सुन लें। उसका नाम है कैटलान कोलिंस। ये खातून वहाँ खड़ी थी, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से सवाल कर रहे थे, तो इसने कहा कि CNN इज़ अ वेरी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी ही ये एक करप्ट इदारा है CNN, विद अ करप्ट रिपोर्टर स्टैंडिंग राइट देयर। वो सामने जो रिपोर्टर खड़ी है खातून, ये भी बहुत ही करप्ट औरत है। नेवर स्माइल्स, बिल्कुल नहीं हंसती, और बहुत ही नौजवान और ख़ूबसूरत औरत है, लेकिन इसने कभी इसके चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। ये हंसती नहीं है, बल्कि इसकी आंखों में गुस्सा है और नफ़रत है मेरे लिए। ये उसने गुफ्तगू की। आगे से सहाफ़ी ने मुकालमा करने की कोशिश की। देखिए इसका जो प्रेजुडिस है रिगार्डिंग सर्टन मीडिया आउटलेट्स, वो आपके सामने है। कभी किसी को बिकाऊ कहता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि ये चाइना वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इन न्यूयॉर्क टाइम्स को बिकाऊ कहता है, CNN को बिकाऊ कहता है। तनकीद करता है, गंदी तनकीद करता है। एक बात मैं सोच रहा था कि इनके दाखिले बंद नहीं करता, इनके सवाल भी लेता है, इनको खरी खरी भी सुनाता है। ये एक अजब सिस्टम है वहाँ, अनलाइक अस। बारकैफ फिर अब्बास इराक़ची साहब को मैंने देखा कि वो क्या फरमा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि राब्ताकारी ख़त्म नहीं हुई है। अनलाइक जो पिछले 2 दिनों से तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और दीगर लोग कह रहे थे, राब्ताकारी जारी है पैगामात की, लेकिन टेंजिबल प्रोग्रेस जो है वो अभी तक अचीव नहीं कर सके हम इन मुज़ाकराती अमल में। और उन्होंने कहा कि असल मसला ईरानी अवाम के हकूक़ का है और दूसरा लबनान और इसराइल की बर्बरियत है। इसमें उन्होंने 2 बड़ी अहम बातें की अब्बास इराक़ची साहब ने, वो मैं स्टेटमेंट पहले आपको बता दूँ। वो कहते हैं कि अगर इसराइल ने अब बैरूत पर बड़े पैमाने पर हमला किया तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो तैयार हैं, किसी भी लम्हे फुल स्केल जंग उसका जवाब देंगे। लफ्ज़ था कि एनी अटैक ऑन बैरूत विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस एंड विल लीड टू द फुल रिजम्पशन ऑफ वॉर।
वसी पैमाने पर मुकम्मल जंग का आगाज़ हो जाएगा अगर लबनान पर, बैरूत पर इसराइली हमले ख़त्म ना हुए, जो कि एज़ ऑफ नाउ जो मैं आपसे मुखातिब हूँ अब भी ये सब जारी है। इसके बावजूद कि ट्रंप कहता है कि मैंने उनके नुमाइंदगान से बात की, इसराइल से बात की, सीज़ फायर हो चुकी है, रूबी भी दावे करता है, बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि इसके जो नेशनल सिक्योरिटी का मुशीर है, वज़ीर ख़जाना है, वो तो कहते हैं तबाह कर देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए। अब मैं एक ख़बर आज आपको देता हूँ, जो इससे पहले कि मैं सर्वे पेश करूँ, एक इदारा है नेशनल interest.org, वो कितने फ़ीसद इसराइलियों को अब नापसंद करते हैं अमेरिका में, ज़रा रुकिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे सामने ये मामला आ गया जिसके ऊपर मैंने तहकीक की। ये जो नेशनल interest.org है, इसने ये दावा किया है कि हालिया जंग में अप्रैल में जो ईरान ने अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइक ईगल जदीद तरीन तैयारा मार गिराया था, जिसका पायलट बच गया और अमेरिका उसे ले गया, वो असल में चीनी मिसाइल की मदद से मारा गया था। यहाँ ये दावा करते हैं कि अप्रैल 3 को 2026 को ये वाक़या पेश आया था जनूबी ईरान में, और जो शॉट डाउन किया था F-15E स्ट्राइक ईगल नामी इस फाइटर जेट को, तो उसमें शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो कंधे पे रख के दो अफराद या फौजी उसे चला सकते हैं, उसकी जानिब उन्होंने इशारा किया। नाम लिखा, उसका नाम है मैन पैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। NBC अमरीकी इदारे को इसने कोट किया इस मैगज़ीन ने कि उसने रिपोर्ट किया है कि ये असल में चीनी मिसाइल था। ईरान ने अपनी डेटरेंस देनी थी, चीन ने साबित करना था कि ये भी आपके साथ हो सकता है, और यही वजह कि उसके बाद उस तरह से अमरीकी तैयारे ईरानी हुदूद में दाखिल नहीं हुए, ये जज़ायर के ऊपर बमबारी ज़रूर करते रहे हैं। चीन ने अलबत्ता इसकी तरदीद की। इस बारे में बताया गया इस मैगज़ीन की रिपोर्ट में कि 7 फीट लंबा ये मिसाइल है, 40 पाउंड वज़नी है, गाइडेड है, और इसमें वो सलाहियत है कि जदीद तरीन ये जो तैयारे हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले या रडार से बच निकलने वाले, उसको हिट किया जा सकता है। और ये भी एक वजह है कि ईरान कहता है कि अब अगर जंग शुरू हुई तो फिर आपको वो तमाम तर चीज़ें हम डिस्प्ले करेंगे जो इससे पहले जंग में नहीं हो सकी। अब वो जो आप सुनना चाह रहे हैं कि सर्वे की कहानी कुछ यूँ है कि एक इदारा है प्यू रिसर्च सेंटर, उसने जो पोल किया है अमेरिका में अप्रैल 2026 का, इसी बरस का, उसमें बताया गया है कि 60% अमरीकी जो हैं वो अब मनफी राय रखते हैं इसराइल के हवाले से, इसराइल के कारनामों के ऊपर, इसराइल के बारे में अमरीकी जो हुकूमत के तासुरात हैं उसके ऊपर। इसमें अहम बात यह है कि ये 2023 से पहले, ये जो पिछले 2 बरसों में जो कुछ हुआ 2 बार ईरान के साथ, उससे पहले ये 42% था मनफी तासुर अमरीकियों का इसराइल के लिए। अब ये बढ़कर 60% हो गया। अमरीकी हुकूमत, सिस्टम, सेनेटर्स, उनके लॉबियस्ट, मीडिया सब इसराइल नवाज, क्योंकि इसराइली लॉबी वहाँ तगड़ी। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से सिर्फ अखबार और टीवी पे जो कुछ आ रहा है उससे हट के लोगों को मालूमात मिल रही है, वो मजालिम नज़र आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जो भी जी शऊर होगा वो समझेगा कि ये पागलपन है, और इसका दबाव फिर ट्रंप पे भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आता है। एक दबाव उसको इसराइल लॉबी का है, एक अवाम की साख उसकी जो मजरूह हो रही है, चाहे वो उसके अपने पोल्स नीचे गिरे हों या इसराइल के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें पेशरफ थी। एक सवाल ट्रंप से पूछा गया कि ये आप ईरान जंग के दौरान मुसलसल अपना बयानिया, नुक्ता नज़र तब्दील करते रहे, और आप भी जानते हैं हम सुबह के वीलॉग में कुछ कह रहे होते थे ट्रंप के हवाले से, शाम में कुछ और, वो हड़बड़ा उठता था, तो किसी एक जगह टिकता ही नहीं था। तो एक सवाल उससे पूछा गया कि जो तुम अपना नुक्ता नज़र शिफ्ट करते रहते हो बार बार मुसलसल, इसकी क्या वजह है? तो उसने जो जवाब दिया वो सुनने वाला। कहता है, शिफ्टिंग पोजीशंस इन द वॉर ऑन ईरान आर जस्ट द वे आई एम। मैं ऐसा ही हूँ, ये जो बयानात से यूटर्न लेता हूँ, कभी एक बात कभी दूसरी, तो दिस इज़ हाउ आई एम। इस पे नेतन्याहू ने एक पॉडकास्ट किया, उसमें जो अमरीकी सदर ने गालियाँ दी, उसने कहा अहले खाना के हाँ हो जाती हैं ऊंच नीच, बड़े बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन एक बड़ा अहम उसने बयान दिया है। वो कहता है कि अमेरिका का शुक्रिया कि हमारी उसने बड़ी मदद की, लेकिन वी डोंट नीड इट एनी मोर। अब हमें अमेरिका की वो मदद नहीं चाहिए, हमें अब पार्टनरशिप चाहिए। क्या इसराइल इस काबिल है कि वो अमेरिका के बगैर सर्वाइव कर सके, जबकि ट्रंप ये कह रहा है कि हम ना होते, मैं ना होता तो इसराइल का वजूद ना होता। लेकिन नेतन्याहू कह रहा है कि हम उस जगह तक पहुंच गए जब हमें अमेरिका नहीं चाहिए। ये उसने एक नया ऐलान किया है कल एक पॉडकास्ट के ऊपर, क्लैश रिपोर्ट के ऊपर ये तमाम क्लिप्स मौजूद हैं। पारकैफ गालियों की वजाहत उसने की कि हाँ हो जाता है, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फैमिलीज़ के बीच ऊंच नीच हो जाती है। जो ट्रंप ने कल रात एक पॉडकास्ट में कहा था खातून के साथ, वो कि बिल्कुल मैंने बुरा भला कहा क्योंकि मैं गुस्से में था और मैं अपसेट था। अब 2 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ इससे पहले कि व्लॉग ख़त्म करें हम।
وہ یہ کہ جو کویت کے ساتھ معاملہ ہوا بدھ کو، ایرانین حکام مانتے ہیں کہ کویت کی جو السالم ایئر بیس ہے جو امریکی ہیلی کاپٹرز اور دیگر کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہاں سے میزائل فائر ہوئے کشم جزیرے اور دیگر جگہوں کے اوپر جو اسٹرائک کیے ایرانین. تو اس لیے ہم نے ان تنصیبات کو ہٹ کیا ہے جو ایران کے خلاف استعمال ہوئی، جو کہ امریکی ہیں. لیکن کویت کی جو پیسنجر ٹرمینل ہے ایئرپورٹ کا، اس کی ویژولز آپ سب نے دیکھیں. وہاں پہ جو عام ایئرپورٹ ہے وہ تباہ ہوئی ہے، وہاں پہ درجنوں میزائل یا ڈرونز جا کے گرے ہیں جس کی فوٹیج جاری ہوئی. تو اب صورتحال یہ تھی کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، امریکہ کہہ رہا ہے نہیں یہ ایران کے حملے ہیں، کویت مذمت بھی کر رہا ہے. سینٹ کام نے رات گئے یہ کہا کہ یہ حملہ امریکی یہ جو بیس ہے اس کی بجائے کویت کی ایئرپورٹ پہ کیا گیا اور ایران اس میں ملوث ہے. ایران نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہائی لائٹ کیا. ایران کہتا ہے کہ در حقیقت یہ جو کویت کی ایئرپورٹ ہٹ ہوئی ہے جس میں 50 سے زائد افراد زخمی، ایک دو اس میں جاں بحق بھی ہوئے ہیں، یہ امریکی جو میزائل تھا، جو ان کا پیٹریٹ سسٹم ہے دفاعی، وہ جو انٹرسپٹ کرتا ہے کسی دور سے آنے والے ڈرون کو یا میزائل کو، اس کی ایرر کی وجہ سے وہ دفاعی نظام چل گیا اور وہ جا کے میزائل ایئرپورٹ پہ گرا. یہ ہم نے نہیں مارا. وہ اس کی تردید کر رہے ہیں مسلسل کہ ہم ایسا نہیں کر رہے. لیکن یہ امریکہ اور کویت کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایران نے مارا. ایران اس کی تردید کر رہا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. بالکل یہ مشکل ہے، یہ ایرر ہے پیٹریٹ سسٹم کی. IRGC نے اسے نشانہ نہیں بنایا ہے. یہ ایران نے پھر رات گئے ایک فوٹیج جاری کی جو خلیج عمان میں امریکی ڈسٹرائر ہے جہاں سے حملے ہوئے ایران کے مختلف جزائر پر، ادھر میزائل چلانے کی انہوں نے فوٹیج جاری کی کہ ہم نے ٹارگٹ کیا. اس کی بھی سینٹ کام نے تردید کی ہے کہ نہیں جی یہ ایران یہ جھوٹی ویڈیو بنا رہا ہے، لیکن ایران نے کہا کہ ہم نے ایسا کیا ہے. بارکیف اب میں آ جاتا ہوں ایک پاکستان کے معاملے کے اوپر جہاں پہ ایک خبر آئی جو کل شام کو سینئر صحافی ابصار عالم صاحب انہوں نے کہا کہ یہ جو حالیہ دنوں محسن نقوی صاحب سے بیرسٹر گوہر یا سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی، جس کے اوپر سہیل آفریدی نے علیمہ بی بی کے ٹویٹ کے اوپر ایک وضاحت بھی کی کہ ہم اس لیے ملے تھے، کیوں ملے تھے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اصل میں سہیل آفریدی CM KP اور جو نقوی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد یا دیگر جو بزرگ رہنما ہیں جیسے کہ اعجاز چودھری، محمود الرشید صاحب یہاں لاہور کوٹ لکھپت میں، یا پھر بشرا بیگم خود، ان کو نظر بند کر دیا جائے گھروں میں، جیل سے نکال کے، بیمار ہیں، علیل ہیں. تو یہ بات وہاں وہ کرنے گئے تھے. حالانکہ تاثر دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، اس سلسلے میں بات کرنے گئے تھے یا امن و امان کی صورتحال میں بات کرنے گئے تھے. اب میں نے جب یہ دیکھا تو اس کے اوپر باہر بیٹھا جو یوٹیوبر ہے جو بظاہر PTI کا حامی ہے، اس نے لیدے شروع کر دی کہ یہ سہیل آفریدی کیا بات کر رہا ہے، یہ خبر ہی غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا سوال ان سب سے یہ ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، کہ کیا واقعی ان بزرگ رہنماؤں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہونا چاہیے خواتین کے لیے؟ اور اگر کوئی رہنما PTI کا جا کے یہ بات کر رہا ہے تو یہ بری بات ہے. اس پہ اعتراض کون کر رہا ہے؟ جو خود وقت سے پہلے اڑ گئے اور سکون دہ جگہوں پہ بیٹھ کے اب عوام کو یا PTI کو کہہ رہے ہیں کہ تسی انقلاب برپا نہیں کر رہے. یعنی یہ دوہرے معیار ہیں. کیوں نہ بات کریں؟ اگر کیا تو غلط کیا ہے؟ کیا ان کو وہاں پہ جیلوں میں بیمار رہنے دیں، زندگی موت کی کشمکش میں رہنے دیں؟ اور اگر کسی نے بات کی تو آپ اس کی لیدے کر رہے ہیں. یعنی کوئی ایک سا پیمانہ نہیں ہے. خود آپ بر وقت معاملہ کر کے نکل گئے، اب آپ چاہ رہے ہیں نہیں یہ نہ نکلیں. کیوں؟ کیونکہ جی یہ تو حریت کا اور انقلاب کا استعار ہیں. بھائی جس رہنما نے ڈیل نہیں کرنی وہ تو ڈٹا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو لیگیسی بنانی، امر ہونا ہے. لیکن ان بزرگوں کا کیا قصور ہے؟ اگر ان کے لیے کوئی ریلیف کی صورت نکلتی تو بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ تو PTI کے جو کلوز سرکلز ہیں وہ تو اس سے باخبر نہیں ہے. میں نے کچھ ذمہ داروں سے بات کی، ان کا ہمیں سہیل آفریدی نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ خبر جو ابصار صاحب دے رہے ہیں یہ کوئی بہت نئی نہیں ہے. ایک عرصے سے ود ان PTI رینکس اینڈ فائلز یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آغاز جو ہے اس امر سے کیا جائے کہ جو اس طرح کی خواتین رہنما ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ان کو قدر ریلیف کا اہتمام کہ وہ گھروں میں نظر بند ہو جائیں، علاج معالجہ جاری رہے. یہ ایک بہتر اور مثبت جانب ایک اشارہ ہوگا، ایک پیش قدمی ہوگی. ایٹ دی اینڈ بات چیت کے علاوہ مسئلہ ہی نہیں حل ہونا. بات چیت کسی بھی صورت میں شروع ہو تو وہ اسی صورت میں یہ امکانات پیدا ہوں گے. باقی جو گلے شکوے رنج ہیں، تکالیف ہیں، انجسٹس ہے یا جو بھی دیگر معاملات ہیں
وہ جوں کہ توں چل رہے تھے، جوں کہ توں چلتے رہیں گے، اس کے اوپر اعتراض کریں، تنقید کریں، سوالات اٹھائیں، بسم اللہ کریں، لیکن یہ جو مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ خود بر وقت اڑ گئے، یہ نہ بس باہر نکلیں۔ ان کے لیے جو بات کرنے والا ہے وہ پی ٹی آئی کا دشمن ہے، وہ پی ٹی آئی کا حامی ہے، ہمدرد ہے، اسی لیے تو وہ بات کر رہا ہے۔ اور کیا کرے؟ لٹھ اٹھا کے، ڈنڈا سوٹا اٹھا کے انقلاب برپا کرے، وہ کر کے بھی دیکھ لیا تھا۔ تو بہرحال یہ دوہرے پیمانے اور خود سکون دہ جگہوں پہ بیٹھ کے یہاں کے عوام کو کہنا کہ نہیں تسی چھتر کھاؤ، یہ مجھے عجب انقلابی سوچ لگتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔